Hello everyone. I hope you all are good at your home. Today we are going to discuss about the next physical features of India. We have already discussed about the Himalayan mountains and northern plains. आज हम बाकी के बचे हुए द पेनिनसुलर प्लेटू, द इंडियन डेजर्ट एंड द आइलैंड ग्रुप्स के बारे में डिस्कस करेंगे. सो हेयर वी स्टार्ट विद द टॉपिक द पेनिनसुलर प्लेटू. पेनिनसुलर प्लेटू के बारे में हम आज डिस्कस कर रहे हैं. सबसे पहले तो देखते हैं. द पेनिनसुलर प्लेटू इज अ टेबल लैंड कंपोज्ड ऑफ ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नीशियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक. सबसे पहले देख लेते हैं टेबल लैंड क्या होती है. टेबल लैंड जो होती है, जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई टेबल रखी हुई है इस तरीके से, तो आप देखोगे जब यहाँ पर खड़े होगे तो आपको लगेगा कि ये हाइट पर है, बट अगर यहाँ पर जाएंगे तो ये बिल्कुल एकदम प्लेन एरिया लगेगा. तो ये जो टेबल लैंड है, लेकिन ये ऊपर से फ्लैट है, या ऊपर से ये लगा लीजिए कि ऊपर की तरफ से ये सीधी है. टेबल लैंड की तरह मतलब ये थोड़ा सा हाइट में उठी हुई है ये एरिया. ओके. और इसके अंदर क्या है, क्रिस्टलाइन इग्नीशियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स मिलती हैं पेनिनसुलर प्लेटू में. इट वाज फॉर्म्ड ड्यू टू द ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ गोंडवाना लैंड एंड. और ये कब बना था, जो गोंडवाना लैंड से जो हमारा इंडिया जो था वो जब अलग होकर के आ रहा था यूरेशियन प्लेट के साथ टकराने के लिए, तो जब ये अफ्रीका से टूटा, मीन्स ब्रेकिंग एंड देन ड्रिफ्टिंग, और उसके बाद में जा कर के ये टकराया किससे, यूरेशियन प्लेट के साथ में, तब आपका जो पेनिनसुलर प्लेटू है वो फॉर्म्ड हुआ था. ठीक है. जब ये जा कर के टकराया था और तब ये आपका पेनिनसुलर प्लेटू जो था वो फॉर्म हुआ था. ठीक है. द प्लेटू हैज़ ब्रॉड एंड शैलो वैली एंड राउंडेड हिल्स. जो प्लेटू है उसकी बड़ी और शैलो वैलीज है उसमें, और राउंडेड हिल्स है. राउंडेड हिल्स क्या होती हैं, जैसे एक हिल्स होती हैं जैसे इस तरीके से खड़ी हुई होती है. दीज आर हैविंग स्टिफ स्लोप. इनकी जो स्लोप है वो बिल्कुल खड़ी हुई है एकदम. लेकिन कुछ ऐसी होती हैं इस तरीके से, या फिर ऐसे, या इस तरीके से. मीन्स कि जो हिल्स हैं वो राउंडेड है, मतलब वो स्टिफ नहीं, उनकी जो स्लोप है वो एकदम से खड़ी हुई नहीं है. ठीक है. आगे देखते हैं हम. जो आपका पेनिनसुलर प्लेटू है उसको हम दो पार्ट्स में बांटते हैं. एक है सेंट्रल हाईलैंड्स और दूसरा है दक्कन प्लेटू. अब इसको हम देख लेते हैं डीपली. जो आपकी नर्मदा रिवर है, नर्मदा रिवर के नॉर्दर्न साइड में जो प्लेटू आता है उसको हम कहते हैं सेंट्रल हाईलैंड्स, और जो उसके साउथ में आता है उसको कहेंगे हम दक्कन प्लेटू. ठीक है. अब देखते हैं हम जो नॉर्दर्न पार्ट है उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं. नॉर्दर्न पार्ट में सबसे पहले आपका आता है अरावली माउंटेन्स, उसके बाद है विंध्यन माउंटेन्स, और देन सतपुड़ा माउंटेन्स. ठीक है. अब इधर इस तरफ से आ जाता है आपका मालवा प्लेटू, एंड हेयर इज छोटा नागपुर प्लेटू. अब जो है, अब आप देखेंगे कि जो छोटा नागपुर प्लेटू है उसके बाद में यहाँ पर छोटा नागपुर प्लेटू के इधर ईस्टर्न साइड में आपका राजमहल हिल्स है. अब जो राजमहल हिल्स है वो पार्ट्स है किसका, गारो खासी जयंतिया हिल्स के. अब आप कहोगे कि गारो खासी जयंतिया के बीच में तो इतना सारा गैप है यहाँ राजमहल हिल्स के और इनके बीच में, तो ये पहले ये कभी एक साथ हुआ करती थी, लेकिन ड्यू टू सम फॉल्टिंग और वर्टिकल मूवमेंट ऑफ प्लेट्स, जो बीच का गैप था इनके बीच में गैप बन गया. ठीक है. अब ये गैप जो था, यहाँ पे जो गैप था वो बाद में क्या हो गया कि वो बाद में फिल हो गया. किस कारण से, इधर आपकी दो बड़ी बड़ी रिवर्स आती है, गंगा ब्रह्मपुत्रा इधर आती हैं और वो सेडिमेंट्स जमा करा देती है. तो उनकी वजह से ये जो हिल्स है वो बीच में से कट भी गई, जो बचा हुआ हिस्सा था, और बाकी का जो यहाँ पर आती है तो रिवर्स जो होती है अपने साथ में सेडिमेंट्स लेकर के आती हैं और वो यहाँ पर जमा करा देती हैं. ठीक है. अब देखते हैं आगे और क्या है कि जो विंध्यन माउंटेन है, विंध्यन और सतपुड़ा के बीच में से जाती है आपकी नर्मदा रिवर. अब नर्मदा रिवर के साउथ में जो है वो दक्कन प्लेटू है, और नॉर्थ में आपका सेंट्रल हाईलैंड्स आते हैं. ठीक है. आगे देखते हैं हम जो सदर्न पार्ट है इसका, या फिर दक्कन प्लेटू पार्ट है, इसके बारे में कहा जाता है दिस इज़ ऑल्सो नोन एज दक्कन ट्रैप. अब ये दक्कन ट्रैप क्यों कहा जाता है इस एरिया को, ये देख लेते हैं हम. इसमें देखते हैं हम इंडिया के मैप में, जो ये वाला हिस्सा है
इस पार्ट को हम कहते हैं दक्कन ट्रैप। ट्रैप का मतलब क्या होता है, आप ट्रैप को समझ सकते हो जिस तरीके से आपके घर में स्टेयर्स होती है, जैसे एक के बाद एक इस तरीके से। तो ये किस तरीके से फॉर्म्ड हुए थे, ये मेनली जो है बेसोल्ट से बना हुआ है जो दक्कन ट्रैप है वो। ये कैसे बना था, जैसे जिस टाइम पे हमारा इंडिया जो था वो अफ्रीका से अलग होकर के जब एशिया की तरफ बढ़ रहा था, तो क्या हुआ, बीच में इंडियन ओशन के अंदर एक प्लेस आया था। उस प्लेस का नाम था रीयूनियन आइलैंड। रीयूनियन आइलैंड, जब हमारा इंडिया उसके ऊपर से निकल रहा था इस तरीके से, तो जब यहाँ पर पोजीशन थी रीयूनियन आइलैंड की, रीयूनियन की, तो वहाँ पर जो दैट वाज द हॉटस्पॉट ऑफ वोल्केनिक इरप्शन। वो एक हॉटस्पॉट था जिसके जब इंडिया उसके ऊपर से गुजरा तो क्या हुआ कि उसके अंदर इरप्शन हो गया, वोल्केनिक इरप्शन हो गया उसके अंदर से। और जो इंडिया था, जब ऐसा तो है नहीं कि भाई वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है तो तुरंत जल्दी से भाग लेते हैं, ऐसा तो नहीं कर सकता था इंडिया। तो अब क्या हुआ कि वो धीरे धीरे इंडिया आगे बढ़ रहा था। अब जैसे इंडिया आगे बढ़ रहा था तो क्या हो रहा था कि जैसे ये इंडिया है, अब ये आगे बढ़ रहा है धीरे 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 धीरे, बहुत ही स्लो मोशन में बढ़ता है आगे। अब जो वोल्केनिक इरप्शन था, अब वो एक बार लावा फ्लो हुआ, वो लावा फैल गया आपका यहाँ तक। उसके बाद जब दोबारा से लावा फ्लो हुआ, थोड़ा इंडिया और आगे बढ़ गया तो लावा हो गया यहाँ तक। जो पुराना लावा था वो नीचे रह गया, नए वाला उसके ऊपर डिपॉजिट हो गया। इस तरीके से लावा की जो थी परत बनती चली गई और ये एक ट्रैप बन गया। ओके, और अभी जो रीयूनियन जिस हॉटस्पॉट के ऊपर से गुजर के आया था इंडिया, दैट वाज रीयूनियन, वो आज एक आइलैंड बन चुका है। अगर आप वर्ल्ड मैप में देखोगे तो इंडियन ओशन में आपको रीयूनियन आइलैंड मिल जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम इसकी और जो मेन इंपॉर्टेंट जो रेंजेस है वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले देखते हैं विंध्यन माउंटेन्स, जो आपके यहाँ पर है अरावली माउंटेन्स है, फिर है विंध्यन, फिर सतपुड़ा, महादेव, मैकाल। दीज आर इम्पोर्टेंट रेंजेस। अब और देखते हैं हम, आगे देखते हैं। ठीक है, सेंट्रल हाईलैंड्स के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। पेनिनसुलर प्लेटू लाइंग टू द नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर इज नोन एज सेंट्रल हाईलैंड। जो नर्मदा रिवर के नॉर्थ में है, नर्मदा रिवर जो है हमारी, ये नर्मदा रिवर है और इसके नॉर्थ में दिस इज सेंट्रल हाईलैंड। ओके, नोन एज सेंट्रल हाईलैंड मालवा प्लेटू। इसको मालवा प्लेटू के नाम से भी जानते हैं। ये वाला जो एरिया है, इसको यहाँ पर इसको हम मालवा प्लेटू के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। द विंध्यन रेंज इज बाउंडेड बाय द सेंट्रल हाईलैंड ऑन द साउथ एंड अरावली ऑन द नॉर्थ वेस्ट एंड द ईस्टर्न एक्सटेंशन ऑफ द प्लेटू आर बुंदेलखंड एंड बघेलखंड। जो प्लेटू है उसका जो ईस्ट की तरफ जो एक्सटेंशन आता है, इसमें यहाँ पर आपका मालवा प्लेटू है, उसके बाद बुंदेलखंड प्लेटू आता है, फिर बघेलखंड प्लेटू आता है और फिर छोटा नागपुर प्लेटू आता है। और इसके नॉर्थ वेस्टर्न साइड में अरावली माउंटेन आता है। ओके, आपका जो सेंट्रल हाईलैंड्स। अब आती बारी दक्कन प्लेटू की। अ ट्रायंगुलर लैंडमास दैट लाइज टू द साउथ ऑफ द रिवर नर्मदा। नर्मदा रिवर के साउथ में जो ट्रायंगुलर लैंडमास है, हम मैप में देख लेते हैं। ये एक ट्रायंगुलर लैंडमास है। नर्मदा रिवर यहाँ से निकल के जा रही है, इसके साउथ में जो पार्ट है दिस इज नोन एज दक्कन प्लेटू। द सतपुड़ा रेंजेस फ्लैंक्स इट्स ब्रॉड बेस इन द नॉर्थ वाइल द महादेव, द कैमूर हिल्स एंड द मैकाल रेंजेस फ्रॉम इट्स ईस्टर्न एक्सटेंशन। ओके, ये आती है आपकी ईस्टर्न एक्सटेंशन में। जब आगे की तरफ बढ़ता है आपका दक्कन प्लेटू, तो महादेव, कैमूर एंड मैकाल रेंजेस आपकी इसके अंदर आती है। जैसे हम मैप देख लेते हैं इधर, तो ये विंध्यन माउंटेन्स हैं आपके, सतपुड़ा, महादेव, कैमूर और मैकाल रेंजेस, ये आपकी आती हैं। सतपुड़ा रेंजेस के जो टुकड़े हैं, आप ये कह सकते हो आप इनके, या फिर जो सतपुड़ा रेंजेस है वो कंटिन्यूस नहीं है, वो डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, आगे देखते हैं हम वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट के बारे में। इनकी क्या खासियत है। वेस्टर्न घाट जो है, द वेस्टर्न घाट एंड द ईस्टर्न घाट मार्क द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न एजेस ऑफ द दक्कन प्लेटू रेस्पेक्टिवली। अब देखते हैं हम, अगर हम इंडिया का मैप बना करके देखते हैं तो इस तरफ ईस्ट है,
ये वेस्ट है। जिस तरीके से आपका नाम है, ईस्ट की तरफ ईस्टर्न घाट है और वेस्ट की तरफ वेस्टर्न घाट है, और इसके बीच में यहाँ पर क्या है, दक्कन प्लेटू है। ठीक है। द वेस्टर्न घाट, सबसे पहले देखते हैं हम वेस्टर्न घाट के बारे में। द वेस्टर्न घाट लाइज ऑन द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ दक्कन प्लेटू। दक्कन प्लेटू के वेस्टर्न मार्जिन में आता है और ईस्टर्न घाट ईस्टर्न मार्जिन में आता है। द वेस्टर्न घाट आर हायर इन एलिवेशन, देयर एवरेज एलिवेशन इज 900 to 1600 मीटर। जो वेस्टर्न घाट है वो एलिवेशन में कैसे हैं, ऊंचे हैं या हाई है। अगर इसमें अगर हम इस मैप में देख लेते हैं तो जो इधर वेस्टर्न घाट है इधर ईस्टर्न घाट है। तो जो वेस्टर्न घाट है उसकी एलिवेशन मीन्स उसकी हाइट जो है वो ईस्ट की बजाय ज़्यादा है और ईस्टर्न घाट की कम है। ठीक है। और ईस्टर्न घाट की कम है, इससे पता चल जाता है इसकी जो एवरेज हाइट है वो 600 मीटर है, और वेस्टर्न घाट की एवरेज हाइट कितनी है, 900 से 1600 के बीच में है। और वेस्टर्न घाट की जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है वो कौन सी है, अनाईमुडी। इंडिया का अगर हम मैप बनाते हैं तो अगर देखते हैं वेस्टर्न घाट जो है वो कंटिन्यूटी में आता है और ईस्टर्न घाट क्या है, वो डिसकंटिन्यूअस है। उसके पीछे भी कारण है, जो ईस्टर्न घाट है वो डिसकंटिन्यूअस क्यों है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी रिवर्स जो होती हैं वो इनको काट छाट करके या इनके बीच में से निकल रही होती है। जैसे आपकी महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी रिवर्स जो है वो इन घाट्स को, ईस्टर्न घाट को काटते हुए और आगे जा करके इधर डेल्टा बनाती हैं। ठीक है। जबकि ईस्टर्न घाट जो है वो कंटिन्यूअस है और इसकी हाइट भी ज़्यादा है। इसकी एवरेज हाइट कितनी है, 900 से वेस्टर्न घाट की 900 से लेकर के 1600 के बीच में और ईस्टर्न घाट की 600 के बीच में। इसकी हाईएस्ट माउंटेन पीक जो है वेस्टर्न घाट की कौन सी है, अनाईमुडी, जो यहाँ पर आती है आपकी बिल्कुल एकदम से, जहाँ पर आप इसको ये भी कह सकते हो, जैसे किसी को बोलते हैं ना मुड़ो या ना मुड़ो, तो अगर ये नहीं मुड़ी मीन्स ये अनाईमुडी, तो यहाँ पर आती है एकदम से। जब वेस्टर्न घाट जो है वो वो जो बैंड होने की बजाय वो सीधा रहता है यहाँ पर एकदम साउथ में। ठीक है। दे हैव अ कंटिन्यूस चेन ऑफ माउंटेन एंड कैन बी क्रॉस्ड थ्रू पासिस ओनली। और जो वेस्टर्न घाट है वो कंटिन्यूस है और वो सिर्फ आप उसमें से क्रॉस कर सकते हो सिर्फ पासिस के थ्रू। इसमें 3 पासिस हैं, थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट। इनके ज़रिए से आप इन पासिस को क्रॉस कर सकते हो। और जो ईस्टर्न घाट में देखते हैं, द माउंटेन चेन्स आर नॉट कंटिन्यूअस एंड आर डिनोटेड बाय द रिवर विच फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल। और जो क्या है, इनको काट छाट दिया जाता है रिवर्स के ज़रिए से जो बे ऑफ बंगाल में जाकर के गिरती है। नो मेजर रिवर हैज़ कट अक्रॉस देम। जो ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट है, उनको कोई बड़ी रिवर कोई नहीं काटती है ईस्टर्न घाट को। और जो वेस्टर्न घाट को और ईस्टर्न घाट है, दे हैव बीन कट अक्रॉस द मेजर रिवर लाइक द गोदावरी, महानदी, कृष्णा एंड कावेरी। ओके, ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। आगे देखते हैं, आगे हम देखते हैं जो इंडियन डेजर्ट के बारे में। इंडियन डेजर्ट के द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, अब जैसे ही नाम से पता चल जाता है कि जैसे डेजर्ट आएगा तो रेत ही रेत नज़र आने लगता है आंखों के सामने, तो इसी तरीके से हम इंडियन डेजर्ट के बारे में भी जानते हैं। जो इंडियन डेजर्ट है उसको हम थार डेजर्ट के नाम से जानते हैं। द ग्रेट इंडियन डेजर्ट ऑल्सो नोन एज द थार डेजर्ट फॉर्म्स अ नेचुरल बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ये नेचुरल बाउंड्री बनाता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। इट इज़ द वर्ल्ड्स 17th लार्जेस्ट डेजर्ट, दुनिया का 17th लार्जेस्ट डेजर्ट है। द थार डेजर्ट इज़ अ लार्ज एरिड रीजन इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। About 85% of the Thar desert is located within India and remaining 15% in Pakistan. इसका 18% जो है वो इंडिया में है और बाकी का 15% कहाँ है, पाकिस्तान में आता है। और ये एक नेचुरल बाउंड्री बनाता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। More than 60% of desert lies in the state of Rajasthan and it extends into Sindh, गुजरात, पंजाब एंड हरियाणा। जो ये इसका जो 60% है वो कहाँ आता है, वो राजस्थान में आता है। और बाकी का जो बचा हुआ हिस्सा है वो कहाँ पर चला जाएगा, सिंध, गुजरात, पंजाब एंड हरियाणा में आता है इसका। और इसकी एकमात्र सबसे बड़ी रिवर कौन सी है, लूनी रिवर है, जो क्या होती है, जो सिर्फ सीजनल रिवर है और ये
जो रिवर है राजस्थान में, ये आपकी किसी भी ओशन में मिलने से पहले ही डेजर्ट में ही डिसअपियर हो जाती है। उसके पीछे का क्या कारण है डेजर्ट में डिसअपियर होने का? भाई डेजर्ट में इतनी सारी धूप पड़ती है, रेत होता है, तो इसमें से अगर रेत में से पानी बह के जाएगा तो कितनी दूरी तक जाएगा, ऊपर से सनलाइट आती है तो इवोपरेशन भी बहुत ज़्यादा होता है, तो रास्ते में ये जो रिवर है लूनी रिवर, ये रास्ते में सूख जाती है कच्छ ऑफ रन में जा करके। ठीक है। द इंडियन डेजर्ट लाइज टुवर्ड्स द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द अरावली हिल्स। जो इंडियन डेजर्ट है वो कहाँ पर लाई करता है? अरावली हिल्स के वेस्टर्न मार्जिन में। कहाँ पर? जैसे इंडिया का मैप जब हमने देखा था तो उसमें क्या था, यहाँ पर आपके अरावली हिल्स है राजस्थान में, और इसके वेस्टर्न, ईस्ट इधर है, इधर वेस्ट है, तो इसके वेस्टर्न मार्जिन में इस तरफ आपका राजस्थान में आपका जो थार डेजर्ट है वो यहाँ पर लाई करता है। इट इज़ एन एंडुलेटिंग सैंडी प्लेन कवर्ड विद सैंड ड्यून्स। ये एक ऐसा एरिया है, इसे आप सैंडी प्लेन भी कह सकते हो, या फिर इसके अंदर जो है सैंड ड्यून्स मिलेंगे आपको। दिस रीजन रिसीव्स वेरी लो रेनफॉल। इस रीजन में बहुत ही कम रेनफॉल होता है, 150 mm पर ईयर, मिलीमीटर 150 मिलीमीटर पर ईयर से भी कम रेनफॉल होती है यहाँ पर। इट हैज़ एरिड क्लाइमेट विद लो वेजिटेशन कवर। अब जब बारिश ही नहीं होती है, ऊपर से रेत है, धूप है बहुत ज़्यादा, तो ये ऐसे में कहाँ पर वेजिटेशन आपको मिलेगी? अब एक छोटा सा इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये आ जाती है कभी कभी एग्जाम में 1 मार्क्स में। तो जो दूसरा आता है बार्चन्स। बार्चन्स क्या होते हैं? जैसे क्रिसेंट शेप ड्यून्स होते हैं, ड्यून्स होते हैं जो सैंड ड्यून्स होते हैं, जब क्रिसेंट शेप में बन जाते हैं तो वो उन्हें बार्चन्स कहते हैं। जो जैसे आप क्रिसेंट जो होता है, जैसे आप मून को देखते हो, आप इस तरीके से आपको कभी कभी नज़र आता है, तो ये भी इसी तरीके से बन जाता है क्रिसेंट शेप में। ठीक है, जैसे आपको इस पिक्चर में नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर जैसे हवा चलती है इस तरफ से, तो मिट्टी को ये उड़ा के ले जाएंगे अपने साथ में, और ये डिपॉजिट करती जाएंगे धीरे धीरे करके, और एक ये क्रिसेंट शेप ले लेगा अपने आप से। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? बार्चन ड्यून्स। दूसरा आता है आपका जो लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स भी आते हैं इसमें। लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स कैसे होती है? जैसे विंड होती है, विंड फ्लो कर रही है और बीच में से जो एक बार इसमें से मिट्टी रेत हटना शुरू हो गया, तो ये इस तरीके से लॉन्गिट्यूड में बनने शुरू हो जाते हैं ड्यून्स। तो ये ज़्यादातर कहाँ मिलते हैं? ये इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पर मिलते हैं, आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो डेजर्ट है वो कंप्लीट हो गया, और अब देखते हैं हम कोस्टल प्लेन्स के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कोस्टल प्लेन। जैसे जो कोस्ट के आसपास प्लेन्स हैं, जैसे नाम से पता चल रहा है, कोस्ट के आसपास जितने भी प्लेन्स हैं, दीज आर नोन एज कोस्टल प्लेन्स। तो ईस्ट की तरफ कौन सा प्लेन? ईस्टर्न प्लेन, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, और वेस्ट की तरफ वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा कहाँ पर होगा, तो सबसे पहले देख लेते हैं हम वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कोस्ट इज कॉल्ड द कोंकण, मुंबई, गोवा। जो प्लेन्स हैं वो उनको अलग अलग नाम से जाना जाता है अलग अलग जगहों पर। जैसे कोंकण नाम से जाना जाता है मुंबई से गोवा के बीच में। कहाँ पर है? मुंबई से गोवा के बीच में जो एरिया है, यहाँ से लेकर के और गोवा तक, इसे कहेंगे हम कोंकण कोस्ट। ठीक है, और गोवा से लेकर के और कर्नाटक तक इसे हम कन्नड़ कोस्ट कहेंगे, और उसके बाद कर्नाटक से लेकर के और लास्ट तक जो हमारी टिप है वहाँ तक हम कहेंगे इसको मालाबार कोस्ट। इसको कन्नड़ कोस्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि हमें पता है कर्नाटक में कन्नड़ लैंग्वेज बोली जाती है, तो इस वजह से इसको कन्नड़ कोस्ट भी कहा जाता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम ईस्ट की तरह ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के बारे में देखते हैं। जैसे इसमें देखा हमने कि द वेस्टर्न कोस्ट, नॉर्थ पार्ट ऑफ द कोस्ट इज कॉल्ड द कोंकण, मुंबई से गोवा तक, एंड सेंट्रल स्ट्रेच इज कॉल्ड द कोंकण कोस्ट, वाइल द सदर्न स्ट्रेच इज रेफर्ड टू द मालाबार कोस्ट। इसको 3 स्ट्रेचेज में बांटा गया है। नॉर्दर्न स्ट्रेच, मिडिल में आता है दूसरा, और सदर्न स्ट्रेच। तो यहाँ से यहाँ तक के स्ट्रेच को हम क्या कहते हैं? कोंकण कोस्ट कहते हैं। यहाँ तक के हम क्या कहेंगे? इसको कन्नड़ कोस्ट कहेंगे, और यहाँ से यहाँ तक मलाबार कोस्ट कहेंगे। इसी तरीके से हम जब ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स को देखते हैं, इन द नॉर्थ पार्ट इट इज़ रेफर्ड एज टू एज द नॉर्दर्न सरकार, वाइल द सदर्न पार्ट इज नोन एज द कोरोमंडल कोस्ट। जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है इनको हमने 2 पार्ट्स में बांटा है।
नॉर्दर्न और सदर्न पार्ट। तो नॉर्दर्न पार्ट जो है इसको हम नॉर्दर्न सरकार के नाम से जानते हैं, जो उड़ीसा से लेकर के आंध्रा तक है, और आंध्रा से लेकर के और लास्ट तमिलनाडु टिप तक जो है उसको कोरोमंडल कोस्ट के नाम से जानते हैं हम। और जो उड़ीसा का जो पार्ट है उसको हम उत्कल प्लेन्स के नाम से भी जानते हैं। और एक और इंटरेस्टिंग बात है इसमें कि जो आपका सबसे बड़ी जो आपकी लेक है, लैगून लेक है, वो आपकी ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स या ईस्टर्न कोस्ट में ही आपको मिलेगी, जो क्या नाम है उसका, चिल्का लेक है। ठीक है, आगे देखते हैं हम ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के बीच में डिफरेंस। इट लाइज बिटवीन द ईस्टर्न घाट एंड बे ऑफ बंगाल। कहाँ पर आते हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स? ईस्टर्न घाट और बे ऑफ बंगाल के बीच में। कहाँ पर? ये बे ऑफ बंगाल है और ये ईस्टर्न घाट है, इनके इसकी तरफ पड़ेंगे आपके। और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आपकी अरेबियन सी और ईस्टर्न कोस्ट की तरफ पड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर ईस्टर्न कोस्ट है और इसके बीच में ये प्लेन्स है। ओके, आगे देखते हैं हम। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 स्ट्रेचेस, नॉर्दर्न सरकार एंड कोरोमंडल कोस्ट। इसे हम पहले ही देख चुके हैं। और इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 स्ट्रेचेस, कोंकण, मुंबई से गोवा, कन्नड़ सेंट्रल स्ट्रेच एंड मालाबार सदर्न स्ट्रेच। ठीक है, द लार्ज रिवर मेक वाइड डेल्टा ऑन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। जो ईस्टर्न कोस्ट है उस पर, इसमें जो है रिवर जो है, बड़ी बड़ी रिवर्स अपने सेडिमेंट्स लेकर के आती हैं, जमा कराती हैं और वहाँ पर डेल्टा फॉर्म करती हैं। जैसे आपकी महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, जो ये रिवर्स हैं, ये आकर के डेल्टा फॉर्म करती है। और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में क्या होता है? द शॉर्ट रिवर डो नॉट मेक एनी डेल्टा ऑन द वेस्ट कोस्ट। और जो वेस्टर्न कोस्ट में जो रिवर्स आती हैं बह करके, वो कोई भी डेल्टा नहीं बनाती हैं, जबकि ईस्टर्न कोस्ट की तरफ जो भी रिवर आती हैं वो सारी डेल्टा फॉर्म करती हैं। और ये जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है वो ज़्यादा फर्टाइल या ज़्यादा चौड़ाई में है, जबकि वेस्टर्न प्लेन्स जो है वो ज़्यादा चौड़ाई में नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है, अब इधर वाले जो रिवर्स है वो क्यों नहीं बनाती हैं आपकी डेल्टा? क्यों? और वो एस्चुरी बनाती हैं, डेल्टा नहीं बनाती, क्योंकि वो हाइट से गिरती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम। अब आपको, आई होप आपको जो कोस्टल प्लेन्स है वो समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट फीचर देखते हैं हम, आइलैंड ग्रुप्स। आइलैंड्स के बारे में देखते हैं हम। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि आइलैंड किसे कहते हैं, होता क्या है आइलैंड। आइलैंड क्या होता है? वो जगह होती है आइलैंड जो कि अ लैंड मास विच इज़ सराउंडेड बाय सी फ्रॉम ऑल साइड्स। वो लैंड मास होती है जो सी से घिरी हुई होती है चारों तरफ से, दैट इज़ नोन एज आइलैंड। सबसे पहले देखते हैं हम हमारे जो आइलैंड्स हैं उसमें सबसे पहले देखते हैं हम कौन सा? लक्षद्वीप आइलैंड। लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप्स। इसमें क्या है? लक्षद्वीप आइलैंड फॉर्मली नोन एज लक्षद्वीप, मिनिकॉय एंड अमिनीद्वीप आइलैंड्स। जो ये इसको पहले इन नामों से जाना जाता था, लक्षद्वीप आइलैंड्स को, लेकिन 1973 में इसको लक्षद्वीप नाम दिया गया। इसमें टोटल 36 आइलैंड्स हैं और इसका एरिया जो है वो कितना है? 32 स्क्वायर किलोमीटर के लगभग है इसका। 36 आइलैंड्स हैं। जब आप सोचोगे कि इतने सारे आइलैंड्स, अब इनको मैनेज कौन करेगा, ये बात भी आती है भाई। अब इन आइलैंड्स को मैनेज कौन करेगा? तो मैनेज करने के लिए इसका जो मेन कहाँ पर है आपका? कवरत्ती, जो कि इसका हेडक्वार्टर है, एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है लक्षद्वीप का। ओके, और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जो ये आपके लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं ये आपके कैसे बने हैं? कोरल से बने हैं। कोरल क्या होता है? एक छोटा सा जीव होता है जो कि आपका पॉलिप जो होता है, इस तरीके से इसके अंदर एक छोटा सा जीव होता है जिसको पॉलिप नाम दिया जाता है। जब ये मर जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट का होता है ये, तो इसके ऊपर दूसरा जीव जो होता है वो अपना घर बना लेता है। इस तरीके से ये जो डिपोजिशन है वो करता रहेगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि सी से ये बाहर आ जाते हैं। ठीक है, और ये एक आइलैंड का रूप ले लेते हैं। तो इस तरीके से आपके जो लक्षद्वीप है आइलैंड्स है वो आपकी कोरल आइलैंड से बने हुए हैं, कोरल से बने हुए हैं। ठीक है, और दूसरा देखते हैं हम जो आपके अंडमान एंड निकोबार है।
अब इसको अंडमान एंड निकोबार क्यों कहते हैं? इसको सिर्फ अंडमान क्यों नहीं कहा, इसको सिर्फ निकोबार क्यों नहीं कहा? क्यों? क्योंकि इसके दो पार्ट्स हैं, नॉर्थ एंड साउथ। अब इसका जो नॉर्दर्न पार्ट है इसको हम अंडमान नाम से जानते हैं और सदर्न पार्ट इसका किस नाम से जानते हैं? निकोबार के नाम से। इसलिए हम इसको अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स भी कहते हैं। इसमें टोटल 572 आइलैंड्स है इसके अंदर, ठीक है। और क्या है, और ये जो आइलैंड्स हैं अंडमान निकोबार, ये इक्वेटर के बहुत ज़्यादा नज़दीक है। कितने हैं? 8 डिग्री 4 मिनट हमारा लास्ट है पॉइंट है ना, 8 डिग्री 4 मिनट। तो ये इक्वेटर के बहुत ज़्यादा नज़दीक है। तो मोस्टली टाइम यहाँ पर कैसा क्लाइमेट रहता है? वार्म क्लाइमेट रहता है। लेकिन यहाँ पर जो फ्लोरा एंड फौना है वो बहुत ही रिच है। और ये आइलैंड जो है, आइलैंड ग्रुप अपने अपने जंगलों के लिए फेमस है, अपने घने जंगलों के लिए। एक और बात, यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने एक जेल बनाई थी जिसका नाम था सेलुलर जेल। इसको सेलुलर जेल कहा जाता है। इसमें से भागना लगभग नामुमकिन था क्योंकि इसके चारों तरफ क्या था? जब पानी है चारों तरफ तो क्या होगा? अगर कैदी को यहाँ पे बंद कर दिया जाएगा तो वो क्या भाग पाएगा? नहीं भाग पाएगा, ठीक है। तो और क्या है इसके बारे में कि अ यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया कंपेरिजेस 572 आइलैंड्स इन विच 37 आर इनहेबिटेड, जिनमें 37 इनहेबिटेड है, ठीक है। द अंडमान island partly and Nicobar island is separated by the 150 kilometer wide 10 degree channel on the 10 degree north parallel. India's only active volcano is found in Barren Island in Andaman and Nicobar. जो इंडिया का एकमात्र, इन दोनों को जो अंडमान और निकोबार है इनको 10 डिग्री चैनल जो है इनके बीच से इनको डिवाइड करता है। और जो हमारे इंडिया का एकमात्र एक्टिव वोल्केनो जो है वो बैरन आइलैंड, वो आपका अंडमान में है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा अंडमान एंड निकोबार के बारे में भी। अब हमने देखा था फिजिकल फीचर्स में, आप सारे फिजिकल फीचर्स के बारे में समझ चुके होंगे आई होप। और इसी के साथ हमें ये भी पता चला कि जो चैप्टर है हमारा वो कंप्लीट भी हो गया है। फिजिकल फीचर्स के बारे में हम लोग जान गए हैं और अब हम सभी जो फिजियोग्राफिक डिविजन्स है उनके बारे में अच्छे से जान गए हैं। और अब ये कह सकते हैं कि हर फिजियोग्राफिक डिवीज़न के कुछ यूनिक फीचर्स होते हैं। जैसे कि नॉर्दर्न प्लेन्स में सबसे ज़्यादा क्या था? सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन थी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर लैंड बहुत फर्टाइल होती है और ये एग्रीकल्चर करने के लिए बहुत अच्छी लैंड होती है या बहुत फर्टाइल होती है। इस वजह से एग्रीकल्चर आसानी से हो जाती है यहाँ पर, और इसलिए इन्हें ग्रेनरीज भी कहा जाता है इंडिया की। दूसरा हमारे पास में क्या था? हिमालयन माउंटेन्स। जो माउंटेन्स हैं उनकी क्या फीचर्स थे कि जो माउंटेन है वो हमें क्या करते हैं? जो नॉर्थ से आने वाली ठंडी हवाओं से बचाते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। और जो हमारे उसके बाद हमारा आता है क्या? हमारे पास में प्लेट्यूज़ हैं। प्लेट्यूज़ क्या है? रिच है, सोर्स है किसका? आपकी मिनरल्स का। और माउंटेन्स किसका सोर्स है? फॉरेस्ट एंड वाटर का। यानी कि फिजिकल डिवीज़न की हर एक फिजिकल डिवीज़न की कुछ ना कुछ खास बात है। इसलिए ये कहना बिल्कुल सही रहेगा कि इंडिया के पास में इतनी डाइवर्स फिजियोग्राफिक डिवीज़न है, इसलिए इंडिया के पास फ्यूचर में डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो इसी के साथ आज हम अपना लेक्चर फिनिश करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।